वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एफकेट 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एफकेट के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर की जॉब लेते हो, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर भी और पायलट के अंदर भी। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की रिक्रूटमेंट होती है। इसके अंदर आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है, कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता, सिंगल एग्जामिनेशन होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और सैलरी भी इसके अंदर 70-80 हज़ार रुपये होती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स के लिए। इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट बैंक पीओ के फॉर्म्स निकले थे। आई होप सबने भरा होगा और इसकी तैयारी में जुड़ गए होंगे, बिकॉज बहुत ही कम दिन बचे हैं स्टेट बैंक पीओ की आपकी प्रिपरेशन के अंदर। और उसी के लिए मैं आपके लिए कोर्स लेकर के आया हूं जो कि एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर, काफ़ी कम पीरियड के अंदर आपकी तैयारी करवाएगा स्टेट बैंक पीओ की। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो ऑलिव बोर्ड ने SBI एक्सप्रेस बैच एक लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके पुराने बैचेस इनके चलते हैं, जितने तक उन्होंने सिलेबस कवर किया है, ये आपको क्रैश कोर्स के जैसे कम से कम पीरियड में सारा का सारा सिलेबस कवर कराएंगे। इसके अंदर आपके लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशन होगा, मॉक टेस्ट होगा, सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही नहीं, मेंस भी कवर होगा। तो आपका स्टेट बैंक पीओ के अंदर सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे और कम से कम टाइम में, ताकि आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें, जो कि जल्दी होने वाला है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, पता नहीं चल रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। और 7 दिसंबर को इस कोर्स का स्टार्टिंग डेट है। 7 दिसंबर से कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस ना लेके लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी इसको जरूर चेकआउट करें। और आप इसके अंदर मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, KNIC60। मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, जो लिखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को जरूर ऑप्ट करना अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो। और इस कोर्स को ऑप्ट करोगे तो एफकेट की तैयारी भी इसके साथ हो जाएगी, क्योंकि एफकेट बहुत छोटा पार्ट है स्टेट बैंक पीओ के सामने। तो एफकेट की भी तैयारी आपकी, जो कि ये फॉर्म जिसके बारे में आप जानने वाले हैं, इसकी भी तैयारी इसके अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम अपने फॉर्म के ऊपर आते हैं, एफकेट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिटेल में देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न, कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। उसके बाद हम बात करेंगे टैटूज के बारे में कि टैटू के अंदर क्या सीन है भाई, इसके अंदर टैटू कहाँ क्या इसके अंदर होगा तो नौकरी आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। इसी में सैलरी के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे बुक्स के बारे में। बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिंगल बुक भी यहाँ पे आपको बताऊंगा, सिर्फ एक बुक से आप क्रैक कर सकते हो। और एकदम भयंकर बुक बताने वाला हूँ, 1 से 2 बुक बताऊंगा। उन 2 बुक को अगर आप कर लेते हो ना, तो आप वन ऑफ द टॉपर्स में होगे। तो दोनों बुक के बारे में जानने के लिए वीडियो देखिएगा पूरा। उसके बाद कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर्स, और बस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप कर देंगे। कट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। मेरा ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो 1 दिसंबर 2020 से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 30 दिसंबर 2020 तक। इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा फेब 2020 में। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट फेब के एंड के आसपास ही इसका एग्जामिनेशन समझ लीजिए होगा, क्योंकि फेब के बिगिनिंग में CDS का पेपर है। तो इसके 1 मंथ के अंदर ही लगभग ऐसा ही होता है, हर बार होता है, 20-25 दिन का गैप होगा। तो समझ के चलिए आपके 20 से 30 फरवरी के अंदर आपके इसके एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि पहले हफ्ते में तो CDS का पेपर होगा। तो हमने एफकेट की डेट्स देख ली। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है इसकी। NCC स्टूडेंट के लिए ये 0 है। NCC स्टूडेंट को कोई पैसे नहीं देने। तो हमने डेट देख ली, एप्लीकेशन फीस देख ली। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। तो टोटल इसके अंदर 235 पोस्ट है। ये ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसके अंदर हर एक फील्ड के अंदर देख लेते हैं कितने पोस्ट है। सबसे पहले देखते हैं फ्लाइंग का। फ्लाइंग में है आपका 69 पोस्ट। उसके बाद आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर 96 पोस्ट और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर आपका 70 पोस्ट है। और एनसीसी के अंदर 10% सीट रिजर्व्ड है। जो फ्लाइंग की आपकी पोस्ट है ना, उसमें 10% एनसीसी के कैंडिडेट्स को ये लेंगे। तो ये हो गई हमारी
टोटल पोस्ट की बात, फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट बहुत कम है, तो फीमेल ध्यान से भरें, जहां उनकी पोस्ट होगी वहीं भरें। एक चीज़ और बता दूं, फीमेल कैंडिडेट की नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी 14 साल से ज़्यादा आपकी नौकरी नहीं होने वाली है। इसके अंदर आप जब भरोगे फॉर्म, ध्यान से भरना, पीसी मतलब परमानेंट कमीशन, एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब लंबी नौकरी होगी, 57 ईयर्स पे आपकी रिटायरमेंट होगी। शॉर्ट सर्विस अगर आप भरते हो, मेल हो चाहे फीमेल, फीमेल के लिए तो शॉर्ट सर्विस ही भर सकते हो, लेकिन मेल के लिए ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस का कट ऑफ कम जाता है, इस वजह से लोग शॉर्ट सर्विस भरते हैं और 14 साल के बाद आपको रिटायरमेंट करा देंगे ज़बरदस्ती। ये मत सोचना कि कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं होगा। 14 ईयर्स के बाद आपकी नौकरी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो ये ध्यान से आप देख के भरें। और इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको पहले ही बता देता हूं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हर पोस्ट के अंदर सीट्स तो है, लेकिन नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के अंदर यानी लॉजिस्टिक और अकाउंट्स के अंदर कोई सीट्स नहीं है। फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती अकाउंट्स और लॉजिस्टिक के अंदर। ध्यान से इस चीज़ को सुने, इसके अंदर कोई सीट्स नहीं है। पिछली बार जो एफकेट का निकला था ना, लॉजिस्टिक और अकाउंट्स के अंदर कोई सीट ही नहीं थी, तो कम से कम इस बार सीट है। मेल कैंडिडेट्स ज़रूर भरें, यही वो नौकरी है जिसको आपको ऑप्ट करना है, क्योंकि बाकी सारे के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी टफ है, इनके अंदर थोड़ा ईजी है। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं एज की बात। एज की बात करें तो इसके अंदर दो क्राइटेरिया है, एक फ्लाइंग का और एक ग्राउंड ड्यूटी का। फ्लाइंग का जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका 20 साल से 24 साल तक का एज। इसके बीच में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये एज क्राइटेरिया आपका 20 से 26 साल तक है। अगर आपकी एज 26 ईयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ये जो भी एज कैलकुलेट हो रही है ना, 20 साल 24 साल, ये 1 जनवरी 2022 के हिसाब से हो रही है। यानी अगर आपकी एज 24 साल अभी है, लेकिन 1 जनवरी 2022 में आप 25 के हो जाओगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र 24 से कम होनी चाहिए फ्लाइंग के लिए और 26 से कम होनी चाहिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम आते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो अब ध्यान से सुने। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 12th क्लास में आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, दोनों के ही अंदर आपके 50% मार्क्स ईच मिनिमम होने चाहिए, दोनों को मिला के नहीं। मैथ में 50% से ऊपर और फिजिक्स में 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। पहला तो हमारा ये हो गया फ्लाइंग के लिए, ये आपका मिनिमम हो गया, 12th में आपको इतना चाहिए। इसके बाद आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 60% उसके अंदर आपका मार्क्स होना चाहिए, या फिर आप बीटेक होने चाहिए या फिर बीई होने चाहिए, उसके अंदर भी आपका 60% मिनिमम होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए 60%। और कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने एमबीबीएस किया है, बीकॉम बीए किया है, सीए किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स यही होने चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कई बार फेल होकर के किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी किया है ना, आप डॉक्टर भी हो, एमबीबीएस भी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई इसके अंदर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ये हो गया हमारा पायलट का। अब हम आते हैं ग्राउंड ड्यूटी के अंदर। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर दो टाइप की नौकरियां है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसी को मोस्टली अप्लाई करेंगे। टेक्निकल के बारे में पहले बताता हूँ। टेक्निकल के अंदर क्या चाहिए, अगेन वही 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स के अंदर 50% मार्क्स प्लस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए बीटेक। आपको बीटेक या बीई होना चाहिए। कौन से फील्ड्स के अंदर, बहुत सारे फील्ड्स की एक लिस्ट है, मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा वो कौन कौन से फील्ड में आपको बीटेक होना चाहिए। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ के अप्लाई करें। एग्जैक्ट नहीं हो रहा है ना, मैच कर रहा है आपका फील्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पेपर देना है। सपोज मैकेनिकल का और प्रोडक्शन का आपका अलाइड ब्रांच है, मिक्स है, तो कोई बात नहीं ना, आपका पेपर जब होगा तो आप मैकेनिकल का पेपर दे देना, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंट, एकदम अलग दुनिया नहीं होनी चाहिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग से किए हो और मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच होना चाहिए कि 50% से 80% इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तभी भी कर सकते हो। अब हम आते हैं उस पोस्ट के अंदर जिसके अंदर मोस्टली लोग अप्लाई करेंगे, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसके अंदर दो पोस्ट है, लॉजिस्टिक और अकाउंट। लॉजिस्टिक के अंदर अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लॉजिस्टिक के अंदर साइंस का स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, सबसे पहली बात।
12th आपका ज़रूरी है। 12th इसमें बार बार क्यों लिखा है, इसका मतलब डिप्लोमा अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया उसके बाद ग्रेजुएशन किया, अप्लाई नहीं कर सकते। 10+2 होना चाहिए, यानी आपने 10th का बोर्ड दिया, उसके बाद 12th का बोर्ड दिया हो, उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो। अब भले आपने बीच में एक बार डिप्लोमा भी कर लिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, उसके बाद ग्रेजुएशन, ये पैटर्न आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन कितना, मिनिमम 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। तो इसके अंदर आपका लॉजिस्टिक के अंदर 12th आपको पास होना चाहिए बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के, प्लस ग्रेजुएट आपको चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएट में क्या चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, सीए, जो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे सीए के लिए अलग पोस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल था ना, 12th आपको चाहिए प्लस ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन कहीं से भी हो, करेस्पॉन्डेंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं हम अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर अगेन वही 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन कुछ 4-5 चीज़ें हैं, उसी के अंदर अगर आप ग्रेजुएट होगे तो आपको ये लोग एलिजिबल मानेंगे। सबसे पहला है बीकॉम, उसके बाद है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो या सीएफए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। तो इन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी कितनी मिलेगी आपको इसके अंदर बात कर दूँ तो सैलरी इसके अंदर अगर पायलट की बात करूँ तो 80,000 के आसपास मिलेगी। अगर आपकी ग्राउंड ड्यूटी की बात करूँ तो 70,000 के आसपास मिलेगी आपको सैलरी। बहुत ज़्यादा सैलरी है। पूरे के पूरे देश में क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी डिफेंस से ज़्यादा कहीं नहीं है। डिफेंस में भी एयरफोर्स से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। तो ये कंट्री की आप सबसे हाईएस्ट सैलरी उठा रहे होगे एक क्लास 1 ऑफिसर की। इसके अलावा 1 करोड़ का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। बहुत बड़ी लिस्ट है फैसिलिटीज़ की, बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़ा डाउट आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 30 नवंबर 2021, 20 नहीं 30 नवंबर 2021 यानी अगले साल के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, और आपके परसेंटेज जो 60% का क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल होता है। लेकिन अगर आप वो देखेंगे इंटरव्यू के अंदर आपको कि आपके परसेंटेज बहुत कम है ग्रेजुएशन के अंदर, बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आपके फाइनल ईयर चल रहा होगा ना, या फाइनल सेम फाइनल ईयर चल रहा होगा, तो उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं फिर भी आपके मार्क्स नहीं बनने वाले तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके पहले से भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ये नहीं कि 40% आ रहा है अचानक से 60 थोड़ी हो जाएगा आपका। तो पहले से अच्छे परसेंटेज आ रहे हो तो ही आप अप्लाई करना। लेकिन 30 नवंबर 2021 तक आपका रिजल्ट अगर आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तब तक आपको अपना रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउट क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं टैटू के ऊपर, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा डाउट खाते हैं। टैटू मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कहाँ अलाउड है, उसके अलावा बाकी जगह कहीं अलाउड नहीं है। अलाउड कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा। फोरआर्म आपका हो गया, इससे और रिस्ट के बीच में, ये आपका जो है इस जॉइंट से इसके बीच में जो ये आपका एरिया है, यहाँ पर अगर आपका टैटू बना हुआ है दोनों में से किसी भी हाथ में तो वो आपका अलाउड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सांप बिच्छू बना हुआ है, कमीने लिखा हुआ है तो वो अलाउड होगा, नहीं। कुछ नॉर्मल आपका बना हुआ है, इसको ऐसा जिसको इग्नोर किया जा सके, पूरे हाथ में बना हुआ है तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं लेंगे, कहीं पे भी होगा तो नहीं लेंगे। बट इसके बीच में अगर आपका है ना तो वो लोग अलाउ करेंगे। इसके अलावा कहाँ, यहाँ पे फिंगर्स पे आपके और रिस्ट से इधर, यहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे, यहाँ अलाउड करेंगे। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर है अलाउड नहीं है, यहाँ पर है अलाउड नहीं है। सिर्फ अंदर के एरिया यहाँ से यहाँ तक अलाउड है आपका, और ये एरिया अलाउड है। इसके अलावा आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी बना होगा अलाउड नहीं है। ये भी अलाउड इसीलिए है क्योंकि लेडीज़ का कुछ बना होता है या फिर आपका कल्चर के हिसाब से यहाँ पे टैटूज हमारे कंट्री में बनते हैं, इसलिए अलाउड है। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो और आपके ट्राइब का कोई टैटू आपके कहीं पर भी बना हुआ है तो वो अलाउड होगा आपका, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। बाकी स्टूडेंट्स कहीं टैटू है गले वाले पे, मत अप्लाई करो, उठा के फेंक देंगे आपको मेडिकल में। तो ये सारा हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद आते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर आपके चश्मे लगे हैं बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के, ऑब्वियसली आप पायलट वायलट नहीं बन सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर हाइट का भी क्राइटेरिया है। 162.5 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट छोटी है, मेल फीमेल कुछ भी हो, आप पायलट नहीं बन सकते। सिंपल है, इसके अंदर हो गया। ठीक है,
इसकी हाइट के बाद पाँव का कितना लेंथ होना चाहिए उसके भी पूरी डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका अवेलेबल है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हर एक चीज़ चेक करिए, वरना मैं यहाँ पर भी वैसे उसको डिस्प्ले कर दूंगा कि टांगों वगैरह की कितनी लेंथ चाहिए। इसके अलावा जो आपका ग्राउंड ड्यूटी है, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर आपकी 157 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम। अगर आप लक्षद्वीप से हो तो 155 सेंटीमीटर, गोरखा हो, उत्तराखंड के हो तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम आपको हाइट चाहिए। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा का सारा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। तो यहाँ पर आपका सिंपल 3 स्टेप है। क्या स्टेप है? रिटन एग्जामिनेशन एक सिंगल है, उसके बाद आपका एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो आपका इंटरव्यू होता है, थर्ड आपका मेडिकल टेस्ट। ये 3 से जो पास हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपकी नौकरी कंफर्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो है वो है एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर आपके 4 पेपर होंगे। किसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे कुछ भी मेंशन नहीं है, एक सिंगल आपका पेपर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसके अंदर जो 4 टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस भी बताऊंगा। वही 4 है हमारे एसएससी सीजीएल वाले या फिर एसएससी सीएचएसएल वाले, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वो हो गया हमारा एफकेट, ठीक है। जो इसको पास कर जाएगा वो आपका सीधा एसएसबी के अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्निकल वाले हो, अगर आपने टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई किया है तो एफकेट के पेपर के बाद आपका एक ईकेटी का पेपर होगा। ईकेटी होगा आपका टेक्निकल का पेपर। इसके अंदर 3 ही पेपर होंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मतलब जितने भी ब्रांच के होंगे उनको इन्हीं 3 ब्रांच का पढ़ पूरा करके पेपर देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट्स मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, अगेन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स का आपका ईकेटी होगा। तो जो आपके लॉजिस्टिक अकाउंट्स वाले होंगे ईकेटी नहीं देंगे, फ्लाइंग वाले ईकेटी नहीं देंगे, सिर्फ टेक्निकल वाले बीटेक वाले ही देंगे। बाकी सारे शांति से निकल जाएंगे, इस ईकेटी को स्किप कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2 पेपर। इसके बाद जो इसको पास करेगा वो आएगा एसएसबी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो किसी लायक नहीं होता, ठीक है। अगर आपने स्टेट बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के अंदर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये हलवा है। इसका पेपर का कोई लेवल नहीं है। तो इसका मतलब क्या कोई बन जाएगा एयरफोर्स के अंदर पायलट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसकी वैल्यू सिर्फ 10 से 20% है। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर 2 है। 10 या 20% आप रिटर्न लगाइए, 20 भी नहीं 10% लगाइए। उसके बाद आपका 50% आप एसएसबी लगाइए। रिटर्न से ज़्यादा वैल्यू तो आपका मेडिकल पास करना होता है। 30% आप लगा के चलिए कि मेडिकल आपको पास करना प्रॉब्लम कर देगा। तो एसएसबी जो अगला स्टेज है, जो इंटरव्यू का पार्ट है, वो बहुत टफ है, उसको पास करना टफ है। रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अभी मैं आपको जो बुक बताऊंगा उन बुक को यूज़ करके तो डेफिनेटली क्रैक कर दोगे। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर, सीधा बुक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर सिंगल बुक आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप एफकेट के लिए सीरियस हो, आपको लग रहा है भाई मुझको एफकेट ही निकालना है, तो सिंगल बुक लीजिए। मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखा दूंगा। एक सिंगल बुक बहुत सारे कंपनी का आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, आपका दिशा पब्लिकेशन का आता है, और भी फलाना डिमका पब्लिकेशन का आता है। प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली सब पुराने हैं। दिशा वालों ने नया पब्लिकेशन निकाला हुआ है, उसको आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज़ करो। आप फिर बोलोगे कि अरे प्रमोट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, जिसके पास पब्लिकेशन नया है वो नया है, ठीक है। तो नया एडिशन निकला हुआ है एफकेट का, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत कुछ मेरे ख्याल से महंगा नहीं है, 150-200 रुपये का बुक है। तो बहुत ही अच्छी किताब है। हर एक चीज़ में, वैसे सारी बुक मोस्टली सेम ही है, और एक से एक चीज़ दी हुई है, क्योंकि एफकेट के अंदर कोई बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, बहुत सिंपल सिलेबस है और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। इससे आप आसानी से एफकेट निकाल सकते हो। लेकिन एफकेट के ऊपर आप बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर आना चाहते हो, मेरिट लिस्ट में आपको चढ़ना है, क्योंकि आप तो फाइनल सिलेक्शन का सोच रहे हो, मेरिट लिस्ट में आपको ऊपर आना है, तो आप 10 साल के पेपर्स खरीद लो। दिशा पब्लिकेशन के लो, अरिहंत के लो, किसी के भी लो। मेरे को जो पसंद है मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फोटो आपको यहाँ दिखा दूंगा। जो बुक आपको लेना है, 10 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिसको मैंने पढ़ा है, सारे के सारे मोस्टली अच्छे ही हैं। और उसको अगर आप पढ़ लेते हो साथ में बुक के, दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, एफकेट आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 190, 200 ऐसे मिनिमम बता रहा हूँ, इतने आपके मार्क्स आएंगे और आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो बेस्ट बुक्स इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिंगल बुक भी बता सकता हूं आपको, बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन छोड़ते हैं फिलहाल उस पार्ट को, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, वीडियोस देखते हो आप मेरे। तो
नहीं देखते हो, नहीं हो तो पुराने किसी भी वीडियो को देख लो, मैं वो बुक रिकमेंड करता ही हूँ, वरना वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, देखते हैं सिलेबस क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सिलेबस हम देखेंगे एफकेट का देखेंगे, टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके अंदर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैब, आइडम्स एंड फ्रेजेस। बस ये डिक्लेयर्ड सिलेबस है, ये एफकेट वालों ने बोला कि यही सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आने वाला, ये इंग्लिश हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके, उसके अंदर है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। एटसेट्रा इसके अंदर खतरनाक है, इसका मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है, करंट अफेयर से रिलेटेड, एटलीस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको स्पेशल बुक चाहिए तो अगेन दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, ये किसी पब्लिकेशन की एटलीस्ट नहीं आती है। तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, 3-4 महीने पे एक बुक आती है, उसको आप देख सकते हो, ज़्यादा महंगी मुझे नहीं लगता, 70-80-100 रुपये की होती है वो। तो हर 3 महीने 4 महीने पे आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, और उस पीरियड के बीच में जो भी आपका करंट अफेयर्स होगा ना, वो सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीएस का सिलेबस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यानी क्वांट के अंदर, उसके अंदर है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो हो गया क्वांट। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, एक है आपका वर्बल स्किल्स, दूसरा आपका स्पेटियल एबिलिटी, ये आपका बेसिकली नॉन वर्बल का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबस टोटल। हाँ, अगर पैटर्न में आप पूछ रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी टफ है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने देख लिया सिलेबस का डिटेल्स। इसके अलावा जो लोग पहले से ही एयरफोर्स के अंदर हैं, वो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसको आपका सर्विस चैनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। इसके थ्रू यहाँ पर एफकेट के थ्रू अप्लाई नहीं होगा, आपका एक सर्विस फॉर्मेट होता है AFO 11/2015, उसके थ्रू आपके सर्विस चैनल के थ्रू इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो पहले से एयरफोर्स के अंदर सर्विंग है वो भी। इसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और कहीं पे काम करते हो तो आपको पहले से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, तो आपको NOC लिखवाना पड़ेगा, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको वेरिफिकेशन पे लगेंगी, पहले एग्जाम पास हो जाए तो उसके बाद सब चीज़ें चेक होती हैं। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ जो इस बार होने वाला है, जो मुझे लग रहा है इस बार होगा 160 के आसपास मुझे लग रहा है कट ऑफ होगा। 160, 161, 162, थोड़ा कम भी हो सकता है, हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलेंगे। तो ये आपका कट ऑफ होगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कट ऑफ है, तो कंपटीशन भी इसके अंदर नहीं है। मैं डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एलिजिबल हो डेफिनेटली अप्लाई करना ज़रूर, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।